नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 5 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 15वें के शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि पहले आप प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ने जाएंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। कई बार ऑनलाइन परीक्षा में हमारे पास समय नहीं बचता पैराग्राफ पढ़ने के लिए, तो डायरेक्टली अगर आप प्रश्नों पर जाएंगे तो 2 से 3 ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे बिना पैराग्राफ पढ़े ही। तो वो प्रश्नों को सॉल्व करने का समय आपका बच जाता है। चलिए मैं उदाहरण के माध्यम से आपको दिखाता हूं। सबसे पहले प्रश्नों पर चलते हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न दिया गया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? अगला प्रश्न दिया गया है, कर्मठता शब्द क्या है? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक बार इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए, कर्मठता क्या है? देखिए, अगर ये बोला रहता है कि कर्मठ पूछा रहता है तो वो विशेषण होता है। कर्मठ कहने का मतलब कि तुम बहुत कर्मठ हो, तो तुम बहुत कर्मठ हो। कर्मठ मतलब कि कठिन परिश्रम करने वाला। तो कठिन परिश्रम करने वाला कौन है? तुम है। तो कठिन जो कर्मठ शब्द है वो तुम की विशेषता यानी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो कर्मठ होता तो यहाँ पर विशेषण होता, लेकिन यहाँ पर कर्मठता है तो विशेषण तो होगा नहीं और विशेष से भी नहीं होगा, क्योंकि विशेषण जिसका विशेषता बताता है उसी को तो विशेष बोलते हैं। तो ये दोनों विकल्प तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। बात करें क्रिया की तो ये क्रिया भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, संज्ञा। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कोई कर्मठ व्यक्ति है, बहुत कर्मशील व्यक्ति है, तो आप उसको देख करके सिर्फ महसूस कर पाएंगे कि हाँ ये बहुत मेहनत करता है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऑप्शन नंबर 3 संज्ञा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। चलते हैं प्रश्न संख्या 93 पर। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां जैसा बोगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न पूछा गया है 95 नंबर का। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो ये फिर से एक ऐसा प्रश्न आ गया ग्रामर बेस, जो कि विलोम शब्द आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो इसको सॉल्व करने के लिए कि आप पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता है। यहां पर उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, गद्यांश के अनुसार अपने अंतर मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, देखिए, व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? और इस पर आधारित अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए क्या अनिवार्य है? और अंतिम प्रश्न जो इस पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या तात्पर्य है? तो कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे इस पैराग्राफ पर आधारित, जिसमें से 2 प्रश्नों को हमने बिना पैराग्राफ पढ़े ही सॉल्व कर लिया। अब बचे 7 प्रश्न, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली अब पैराग्राफ पर ही चलते हैं। यहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दुनिया कर्म प्रधान है। एक प्रश्न पूछा गया था कि दुनिया कैसी है, तो ये कर्म प्रधान है। उत्तर मिल गया आपको। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि दुनिया कैसे बदली जा सकती है, तो इसे मतलब इसकी शक्ति, कर्म की शक्ति को पहचान कर और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की आवश्यकता है। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो प्रश्न पूछा गया था कि इसका मतलब क्या होता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि जैसा कर्म करोगे फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। कृत्य मतलब क्या है? कर्म है। ठीक है, बात करेंगे आगे, पढ़िए। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का अधिकार नहीं है। तो इस पर भी आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, चीजें आपको क्लियर आउट होंगी। आगे देखिए, गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। और आगे पढ़िए, किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि
हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिएं। एक प्रश्न पूछा गया था किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने का क्या मतलब है, तो उस पर पूरी तरीके से निर्भर रहने की बात की जा रही है। यहां पर सेंस निकल रहा है कि उस पर पूरी तरीके से निर्भर रहने की बात की जा रही है। ठीक है, आगे पढ़िए। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या ना करके जीवन से नकारात्मक विचार को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अब चलिए, अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया है कि गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण किया गया है। तो दुनिया कैसी है? कर्म प्रधान है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 92 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये हमने सॉल्व कर लिया है। कर्मठता कौन सा शब्द है? तो ये संज्ञा था। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की। देखिए, दिया गया है कि कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? तो किस्मत की जगह भाग्य भी आप यूज कर सकते हैं। कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये भाग्य हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की। दिया गया है, यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा उस पैराग्राफ में मेंशन किया गया था कि जैसा आप कर्म करेंगे फल भी आपको उसी प्रकार से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की। स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है उन्नति का विलोम शब्द, ये हमने सॉल्व कर लिया था। अवनति इसका उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे 96 नंबर प्रश्न की। गद्यांश के अनुसार अपने अंतर मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? तो यहां पर देखिए, पहला दिया गया है अपने कर्मों की चिंता करके। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमें कर्म करना है और ना ही फल की चिंता भी नहीं करनी है। ठीक है, कर्म करने से हमें सिर्फ मतलब होना चाहिए। तो ये तो विकल्प निगेटिव हो गया पैराग्राफ के अनुसार। दूसरा दिया गया है कर्म की शक्ति को पहचान कर, और तीसरा दिया गया सभी के प्रति सकारात्मक भाव रख करके। तो पैराग्राफ के अंत में इसका भाव मेंशन किया गया था कि अपने अंतर्मन को प्रकाशित किया जा सकता है सभी के प्रति सकारात्मक भाव को रख करके। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 97 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है, व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो व्यक्ति को महान बनाने में उसके कार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दुनिया आज कर्म प्रधान है। जो कार्य करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी का एक तरीके से जयकारा होता है, वहीं व्यक्ति महान बनता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे 98 नंबर प्रश्न की। दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए क्या अनिवार्य है? तो कर्म के प्रति निष्ठा अनिवार्य है भाग्य परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस पैराग्राफ पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है कि किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या तात्पर्य है? तो हमने देखा था कि किसी दूसरे के साथ जीवन जीने का मतलब ये होता है कि दूसरों पर निर्भर रहना। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, दूसरे पर निर्भर होना बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इस कविता पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग, जैसे पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखा था, डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे और उसके बाद कविता को पढ़ेंगे, ताकि 2-3 से प्रश्न जो हमें ऐसे मिल जाएंगे जो कि बिना कविता पढ़े आप उत्तर दे पाएंगे, तो थोड़ा आपका समय बचेगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अपने तन की खाद मिला करके मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से क्या आशय है? अगला प्रश्न है, किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? 103 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दिया गया है, किसान का जीवन किस पर आधारित है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न आपको मिल गया जिसे सॉल्व करने के लिए आपको कविता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लयात्मक शब्दों को बोला जा रहा है कि जो शब्द लय में होते हैं। पहला देखिए, अपना सपना। देखिए, एक लय लग रहा है, अपना सपना, अपना सपना, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तप गल देखा जाए तो ये लय में नहीं है। गल मर देखा जाए, ये भी लय में नहीं है। गाता जीता, ये भी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लय में जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा लय में ऑप्शन नंबर 1 है। चूंकि हमें एक ही विकल्प को चुनना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एप्रोप्रिएट होगा और इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लयात्मक शब्दों का उदाहरण कौन सा है? अपना सपना। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है, कौन सा शब्द भिन्न है? तो यहां पर देखिए, दिया गया है तपना, फिर दिया गया है गलना, और फिर दिया गया है रखना। तो ये जो तीनों शब्द हैं, ये क्रिया हैं, वर्ब है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, सपना, तो ये कोई क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सपना, ये भिन्न हो जाएगा और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए, 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हमने बिना कविता पढ़े ही देख लिया। अब बाकी के 4 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कविता पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, ये कविता हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। दिया गया है, यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी है, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर, गल कर, मर कर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना,
मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी के ही अंत स्थल में अपने तन की खाद मिला करके। एक प्रश्न पूछा गया था कि अपने तन की खाद मिला करके, इसका अर्थ क्या है? तो ऐसा थोड़ी है कि अपने तन का खाद बना करके मिट्टी में मिला देगा, बल्कि वो मिट्टी पर बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है, उस सेंस में ये वाक्य प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किसान मिट्टी में बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, इस वजह से ये लिखा गया है कि अपने तन की खाद मिला करके। आगे पढ़िए। मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर डायरेक्टली चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, क्योंकि पूरे कविता के दौरान किसानों पर ही चर्चा की गई है कि किसान कितना मेहनत करते हैं धरती पर, इसलिए कवि ने जो धरती है उसको किसान की धरती कहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि अपने तन की खाद मिला करके मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित सबसे क्या आशा है? तो अत्यधिक परिश्रम करना। किसान जो है वो मिट्टी में बहुत अधिक परिश्रम करता है, धरती पर बहुत अधिक परिश्रम करता है, इसलिए ऐसा बोला गया है कि वह अपने तन की खाद मिला करके मिट्टी को जीवित रखता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 102 की। कहा गया है कि किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? तो किसान अपना जीवन साग सब्जी अन्न उगाने में लगा रहा है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 103 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है किसान का जीवन किस पर आधारित है? तो किसान का जीवन कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि हमने सॉल्व कर लिया पहले ही, कि निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपना सपना सही जवाब हो जाएगा। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, हमने पहले ही देख लिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो सपना जो है वो भिन्न था। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? तो एनसीएफ 2005 बहुभाषावाद को एक संसाधन के तौर पर देखता है। तो सबसे पहले तो बहुभाषावाद क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं, जिनकी मातृभाषा अलग हो सकती है। मान लीजिए अलग अलग राज्यों से बालक आए हुए हैं, जैसे कि कोई पंजाब से आया तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी, कोई उड़ीसा से आया तो उसकी मातृभाषा उड़िया होगी, कोई तमिल से आया होगा, साउथ से आया होगा तो उसका तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई एक हो सकता है, और उत्तर प्रदेश का तो हिंदी होगा ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक विद्यालय में अलग अलग मातृभाषा से आए हुए बालक हैं, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जरूर कहता है कि सबको उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि एक इंडिविजुअल टीचर इन सभी मातृभाषाओं के बारे में जानकारी रखता हो? नहीं पॉसिबल है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जरूर कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन बहुभाषावाद ये कहता है कि प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी कि उसकी मातृभाषा को सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए, और अपने आप को कक्षा में व्यक्त करने के लिए ये छूट दी जानी चाहिए कि प्रत्येक बालक, चाहे वो किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से क्यों ना आया हो, उसकी मातृभाषा क्यों ना कोई भी हो, चाहे भोजपुरी ही वो बंदा क्यों ना बोल रहा हो, उसको उसकी भाषा में, मातृभाषा में कक्षा में बोलने की आज़ादी हो। यानी कि अपनी मातृभाषा से शुरू करके प्रारंभिक विद्यालय में जब वो प्राइमरी में जाएगा तो जाहिर सी बात है पहले वो केवल अपनी मातृभाषा जो उसने अर्जित किया है उसी के बारे में जान रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में आएगा, विद्यालय के संपर्क में आएगा, अन्य लोगों के भाषाओं के भी तो संपर्क में आएगा, क्योंकि कक्षा में अलग अलग बच्चे भी तो हैं जिनका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग था और जिनकी मातृभाषा अलग है। वो अपनी मातृभाषा में प्रश्न पूछ रहे होंगे या फिर अपने आप को व्यक्त कर रहे होंगे। तो जब वो बच्चा जो भोजपुरी बोल रहा है अन्य बच्चों के संपर्क में आएगा तो उनकी मातृभाषा के कुछ शब्दावलियों को जानेगा तो सही, कुछ तो नया शब्द सीखेगा। तो यही बहुभाषावाद होता है मातृभाषा आधारित, यानी कि प्राइमरी में आप अपने मातृभाषा से शुरू करिए और बाद में अन्य भाषाओं को जोड़िए। ये होता है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। देखिए ऑप्शन नंबर 1, किसी विद्यालय की शिक्षा मातृभाषा में प्रारंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्य को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? तो यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है कि जो वाक्य बोले जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 6 शब्द ही केवल हैं और प्रत्येक वाक्य को टीचर 2 बार बोलती है और उसके बाद सुनने के बाद बच्चों से कहती है कि ध्यानपूर्वक सुन करके आप लिखिए। तो ये तो कंफर्म है कि ये श्रुत लेख है, ठीक है। लेकिन श्रुत लेख ही केवल नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रुत लेख अगर आप केवल कहेंगे तो ये संकुचित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
हिडन कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य बोले जा रहे हैं। यहाँ पर 5 या फिर 6 शब्दों वाले वाक्य कहने का मतलब आपको ये हिंट दिया गया है कि ये छोटे छोटे वाक्य हैं और छोटे छोटे वाक्य से पैराग्राफ की तरफ चला जा रहा है, क्योंकि जब 5 से 6 शब्द वाले वाक्य बोले जाएंगे और 5 वाक्य बोले जाएंगे तो 5 वाक्य मिलकर के एक पैराग्राफ बन जाएगा। यानी कि क्या है, सबसे पहले बच्चे को बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं और उसके बाद ऊपर लेवल तक ले जाया जा रहा है। यानी कि जैसे कि देखिए, भाषा को सीखने के लिए सबसे बेसिक क्या है, सबसे बेसिक ये है कि पहले आप बच्चों को वर्ण पढ़ाइए, वर्ण के बाद क्या पढ़ाइए, वर्ण के बाद शब्द पढ़ाइए, शब्द के बाद क्या बनता है, शब्द के बाद वाक्य बनता है, वाक्य के बाद क्या बनता है, वाक्य के बाद पैराग्राफ बनता है। ठीक है, पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ के बाद से पूरा एक लेख बनता है। तो ये पूरा क्रम होता है। ये होता है बॉटम टू अप, यानी कि बिल्कुल जमीनी स्तर से आप बच्चे को सिखा रहे हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई से शुरू करके भाषा के उच्चतम स्तर तक आप जा रहे हैं। तो ये होता है बॉटम अप। और अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए कि किसी एक पैराग्राफ को पहले दिया जाए और पैराग्राफ में फिर वाक्य पर आया जाए, वाक्य के बाद से शब्दों के बारे में बच्चों को बताया जाए, शब्दों के बाद से बच्चों को वर्ण के बारे में बताया जाए, यानी कि टॉप टू डाउन, यानी कि सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम पॉइंट है वहां पर बच्चे को बताया जा रहा है और उसके बाद से उसके खंडों को कर करके बच्चों को बताया जा रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले 5-6 शब्दों वाले वाक्यों को सुनने के लिए बोला गया। यानी कि ये क्या है, शब्द एक तरीके से स्टार्टिंग है, शब्द से लेकर के वाक्य बनाया गया और वाक्य बनाने के बाद से एक पैराग्राफ बनाने की बात की जा रही है। यानी कि ये बेसिक से भाषा के निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की ओर जाने की बात की जा रही है। यानी कि बॉटम अप अप्रोच इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऊर्ध्वगामी उपागम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शब्द से शुरुआत किया गया है। यहाँ पर प्रश्न में आपको हिंट देने के लिए ही यहाँ पर दिया गया है कि 5 या 6 शब्दों वाले वाक्य। यहाँ पर सीधे बोला जाता कि आपको 5 वाक्य लिखने के लिए दिया गया, लेकिन प्रश्न में ऐसा कहना कि 5 या फिर 6 शब्दों वाले वाक्य, यानी आपको हिंट दिया गया है कि शब्दों पर फोकस किया गया है, पहले 5 या फिर 6 शब्दों पर ही फोकस किया गया, उसके बाद से छोटे छोटे वाक्य बताए गए हैं, उसके बाद से वाक्य मिलाकर के पूरा एक पैराग्राफ बताया गया। तो ये क्या है, ये बॉटम टू अप अप्रोच है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर श्रुतलेख उत्तर क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चे लिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रोच भी जुड़ा हुआ है कि भाषा की एक तरीके से नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए श्रुतलेख उपागम अब पहले से इसमें इंक्लूडेड हो गया। इस वजह से ये संकुचित हो जाएगा चौथा, और विकल्प नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। कक्षा में कई ग्रुप्स बने हैं, प्रत्येक ग्रुप को 10-10 शब्दों का एक समूह दिया जाता है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हैं और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या फिर पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग विन्यास बोलते हैं। विन्यास का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने वाक्य विन्यास पढ़ा होगा, शब्द विन्यास पढ़ा होगा, तो इस विन्यास का मतलब होता है जमा करके रखना या फिर संयोजन करना या फिर गठन करना। यानी कि आप विभिन्न प्रकार के शब्द जो आपको ग्रुप में दिए गए हैं, 10 शब्द दिए गए हैं, उससे नए नए शब्द बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये शब्दों का जमा करना ही तो है, शब्दों का संचयन है, शब्दों का गठन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विन्यास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बोली से क्या तात्पर्य है? तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने आप को व्यक्त करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, छोटे से क्षेत्र में, तो उसे बोली बोला जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सत्र के बीच में जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसी दौरान समूह कार्य किया गया होगा और उसी समय जोड़ों में कार्य किया गया होगा और उसी समय टीचर ने रोल प्ले करवाया होगा। यानी सत्र के बीच में, एक शैक्षिक सत्र के बीच में जब विभिन्न बार अलग अलग गतिविधियों में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है तो इसे संरचनात्मक आकलन कहा जाता है। और सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है उसे योगात्मक आकलन कहा जाता है। क्योंकि ये सत्र के बीच में हो रहा है, इस वजह से संरचनात्मक आकलन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं में, अंग्रेजी में और शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। भाषा पर यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? ध्यान से समझिएगा। एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं जिनके मदर टंग में उस वस्तु को अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। तो यही कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों के द्वारा जो अन्य भाषाएं जानी जा रही हैं
उस वस्तु का नाम उसमें भी लिखा जा रहा है उस भाषा में, साथ ही साथ अंग्रेजी में तो लिखा ही जा रहा है और शिक्षार्थी के मातृभाषा में भी लिखा जा रहा है। यानी कि ये क्या है, ये बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता में क्या होता है, समृद्ध भाषा परिवेश सृजित किया जाता है जिसमें एक कक्षा में अन्य कई भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा होगा। एक बालक अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा होगा, दूसरी अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा होगा, यानी कि कई मदर टंग का प्रयोग अन्य अन्य बालकों के द्वारा किया जा रहा होगा, यानी कि कई भाषाओं का ये समृद्ध परिवेश बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा अंतरण जिसे अंग्रेजी में ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है क्या है। तो एक कक्षा में एक भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करने के साथ साथ अगर बीच बोलते समय ही किसी दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाने लगे अधिगम को और ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाने के संदर्भ में, तो यहाँ पर ये ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है। यानी कि एक लैंग्वेज का आप प्रयोग कर रहे थे और अचानक से आप दूसरी लैंग्वेज में प्रवेश कर गए। जैसे कि मैं बोलूँ, सीटेट की परीक्षा को पास करना बेहद आसान है बिकॉज 50% ऑफ क्वेश्चंस इन ईच कैटेगरी बिलोंग्स टू पेडागोजिकल कंटेंट। यानी कि यहाँ पर देखिए, एक संप्रत्यय को मैं आपको बता रहा था कि सीटेट परीक्षा पास करना आसान है, जिसमें आधा पार्ट मैंने आपको हिंदी में बताया और आधा पार्ट मैंने आपको अंग्रेजी में बोल करके बताया। दोनों अलग अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है, अंग्रेजी अलग भाषा है। तो एक कॉन्सेप्ट के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने को ही भाषा अंतरण कहते हैं या फिर ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के आपको उत्तर देना है। कक्षा में शिक्षण अधिगम बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद। तो केवल ट्रांसलेशन करने की बात की जा रही है, ये प्रामाणिकता के लिए बहुत संकुचित हो जाएगा, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भाषा में अधिकार रखने वाले द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, यानी कि जो लोग भाषा में बहुत अच्छे हैं, भाषा पर अधिकार रखते हैं, उसके संदर्भ में बात की जा रही है। तो ये विकल्प पॉजिटिव तो जरूर है, लेकिन फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा संकुचित है। आगे आपको पता चलेगा क्यों। पहला दिया गया है, शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। यानी कि कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए बालक कोई जिसका स्तर कम है, तो उसके स्तर को ध्यान में रखकर के आप जब पाठ्य पुस्तक को विकसित करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत कम होगा। प्रामाणिकता का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें बिल्कुल सटीक है उसी को आप रिप्रेजेंट करें, चाहे बालक का स्तर कुछ भी हो। और ये कह रहा है कि बालकों के मानसिक स्तर नहीं बल्कि बालकों के स्तर, बालक कितना जानते हैं उसके स्तर को ध्यान में रख करके पाठ्य पुस्तक विकसित करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, मूलतः किसी भी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, यही इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सेंस है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। सहज रूप कहने का मतलब कि बच्चे के मानसिक आयु के हिसाब से उसके लिए प्रमाणिक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बच्चा अगर प्राइमरी स्तर का है तो आप उसके लिए पीजी लेवल का कंटेंट थोड़ी देंगे, उसके प्रमाणिकता के हिसाब से ये जरूरी है कि बच्चे की मानसिक आयु से रिलेट करने वाला कंटेंट हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 जो कह रहा था कि भाषा में अधिकार रखने वाले द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, ये पहले से इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि जो लोग किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में सक्षम है, एक तरीके से भाषा पर अधिकार रखते हैं, वहीं तो कंटेंट जनरेट करते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 पहले से इंक्लूडेड था विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर ब्रॉड सेंस में और विकल्प नंबर 3 संकुचित था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा। ध्यान से समझिएगा, अच्छा लेख कहने का मतलब कि अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करने की बात की जा रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेखन का प्रक्रिया उपागम। इसका मतलब ये होता है कि लेखन के कई स्टेप्स होते हैं। जैसे कि जब भी कोई लेख लिखने की बात होती है तो सबसे पहले एक तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट में क्या होगा कि बेसिकली हमें किस कंटेंट के बारे में लिखना है, उसका एक पर्टिकुलर क्या हेडिंग होगा, सब हेडिंग क्या होगा, ये सब कुछ तय किया जाता है उस ड्राफ्ट में। उसके बाद से फिर से ड्राफ्ट की चेकिंग होती है कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है, फिर से एनालिसिस करने के बाद से फिर से रीड्राफ्टिंग की जाती है। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो पैराग्राफ के अंदर कहाँ पर ये मेंशन होगा, ये रीड्राफ्टिंग है। ठीक है, उसके बाद से वैलिडेट किया जाएगा कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो प्रमाणिक है या नहीं। उसके बाद से अंतिम रूप से लेख को लिखा जाता है। तो इसमें कई प्रक्रियाएं आती हैं। तो अच्छा लेख लिखने के लिए ये ज़्यादा जरूरी है कि लेखन की प्रक्रिया उपागम को
के विभिन्न चरणों को समझा जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्याकरण सीखने से क्या आशय है। तो देखिए, व्याकरण सीखने की बात की जा रही है। पहला दिया गया व्याकरण के नियम सीखना, केवल नियम तक ये संकुचित कर रहा है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि व्याकरण इसलिए सीखा जाता है ताकि आप भाषा का सही तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से प्रयोग कर पाए। देखिए, बच्चा मदर टंग सीख चुका है, भाषा अर्जित कर चुका है। जब वो विद्यालय जाने से पहले ही हिंदी वो सीख चुका था, भाषा को अर्जित कर चुका था, लेकिन फिर भी हिंदी को कक्षा में क्यों बताया जाता है? ताकि वह व्याकरणिक तौर पर, सही तौर पर, अर्थपूर्ण तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, यानी कि भाषा का प्रयोग कर पाए। अगर केवल ये कहना होता कि भाषा का नियम सिखाना, तो ये तो संकुचित हो गया ना। नियम सीख करके वो करेगा क्या? वो कम्युनिकेट करने के लिए ही तो भाषा सीख रहा है। तो भाषा को अर्थपूर्ण तरीके से प्रयोग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये विकल्प निगेटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से दूसरा देखिए, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका उपयोग करना। देखिए, ये विकल्प पॉजिटिव जरूर है, लेकिन थोड़ा संकुचित है। आगे आपको पता चलेगा क्यों। चौथा विकल्प देखिए, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। केवल गलती निकालने के लिए व्याकरण नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा का सही तरीके से प्रयोग किया जा सके, अर्थपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चौथा विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। निगेटिव इन द सेंस कि ये संकुचित था। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। अर्थ के संदर्भ में कैसे? जैसे कि मान लीजिए किसी कॉन्टेक्स्ट, किसी संदर्भ में बात की जा रही है, तो आप उसी संदर्भ से जुड़ा हुआ तो कम्युनिकेट करेंगे या फिर लेख लिखेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही होगी, उस अर्थ से संबंधित भाषा का प्रयोग करना और भाषा के बारे में सीखना, यही व्याकरण सीखने का प्रमुख आशय होता है। अब जब दूसरे वाले विकल्प में मैंने स्टार लगाया था, वहां पर देखिए क्या कहा जा रहा था, नियम सीखना और उसका उपयोग करना। तो केवल नियम सीख करके उपयोग नहीं करना है, बल्कि अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 2 पहले से इंक्लूडेड था, इस वजह से अब विकल्प नंबर 2 संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 ब्रॉड है, इस वजह से विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। कैसे? देखिए, जो त्रुटियां होती हैं, बच्चा जब प्रयास करेगा, अधिगम कैसे होता है? आपके प्रयास के माध्यम से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसे ही अधिगम कहते हैं। अब मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हैं और आपसे गलती हो गई, आप उस कार्य में असफल हो गए, तो भले ही आप असफल हो गए हैं, आपकी त्रुटि थी उसमें, लेकिन आपको अधिगम हो गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन ये जरूर हुआ कि अगर आप इस काम को इस तरीके से कर रहे होते तो आप इसमें सफल होते। यानी आपके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो हुआ, इसे ही तो अधिगम बोला जाता है। यानी कि त्रुटियों के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। और विकल्प क्या कह रहा है कि इसे करने से बचना चाहिए। अब इस डर से अगर आप बच्चों को कहने लगेंगे कि कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, तो बच्चे प्रयास ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर बना रहेगा कि अगर मैं प्रयास करूंगा तो मेरे से गलती हो सकती है। तो ये बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि आप केवल प्रयास करिए, गलती हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गलतियों को करने से बचना नहीं चाहिए, ये निगेटिव सेंस में था, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है गलतियां होंगी ही होंगी, और गलतियों के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। चौथा निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? देखिए, कई बार देखा होगा आपने प्राइमरी स्तर के बच्चों में, जब उनको होमवर्क दिया जाता है और बच्चे घर से कार्य कर कर ले जाते हैं, तो टीचर क्या करते हैं कि उनके होमवर्क को चेक कर रहे होते हैं और लाल पेन से सिर्फ गोला घेर देते हैं गलतियों पर और उसके ऊपर खुद लिख देते हैं। इससे बच्चे में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। आपने केवल बच्चों को होमवर्क दिया और उसने जो गलती की आपने अपने स्तर पर सुधार दिया, केवल उसकी कॉपी में लिख करके। जब तक आप बच्चे को एहसास नहीं दिलाएंगे, एहसास कहने का मतलब कि उसके संज्ञान में नहीं लाएंगे कि आपने ये त्रुटि की थी और उसका कारण क्या है, जब तक आप विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो होमवर्क आपने दिया था बच्चे को वो कॉन्सेप्ट ही ना समझ में आया हो, इस वजह से बच्चा त्रुटि किया हो और आपने उसका कारण नहीं जाना, सिर्फ अपने स्तर पर उस त्रुटि को संशोधित कर दिया। तो इस हिसाब से बच्चे के संज्ञान में वो गलती नहीं आई और साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो भविष्य में भी इस प्रकार की गलती को दोहराने की संभावना बनी रहेगी। इस वजह से उसी समय तुरंत उसको संशोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले उसको एनालाइज करना चाहिए एज ए टीचर आपको, उसके बाद से बच्चों के संज्ञान में उस गलती को लाना चाहिए और अगर ये लगे कि कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं समझ पाया तो फिर से कॉन्सेप्ट को पढ़ाना चाहिए, उसके बाद उसके गलती को संशोधित करना चाहिए। अगर इतना प्रोसेस आप अपनाएंगे तो भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी उस बच्चे के द्वारा। तो ये विकल्प निगेटिव था, कहा जा रहा था कि उसी समय गलती को सुधार देना चाहिए, ये निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव निगेटिव है, माफ करिएगा निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, जब बच्चे बचपन में होते हैं, जब वो बोलना सीख रहे होते हैं, भाषा को अर्जित करना सीख रहे होते हैं, तो वो उच्चारण के तौर पर कई गलत भाषाओं को बोलते हैं, जैसे कि
आप लोग देखेंगे उच्चारण वो बच्चे गलत कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रहता कि भाषा अधिगम में बाधा उत्पन्न करती, तो जाहिर सी बात है अगर एक बार बच्चे ने गलती कर दी तो कभी भी भविष्य में वो भाषा को सही बोलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे प्रयास के माध्यम से उसे समझ में आ जाता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो गलत तरीके से उच्चारित किया जा रहा है। बच्चे को भी समझ में आ जाता है और वो सही तरीके से उच्चारण सीख जाता है। यानी कि ये कैसे हुआ? ये प्रयास के माध्यम से हुआ। एक बार बच्चे ने त्रुटि कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भविष्य में वो हमेशा ही त्रुटि करता रहेगा। जितना ज़्यादा वो प्रयास करेगा उस त्रुटियों को सुधारने की संभावना बनी रहेगी। और विकल्प क्या कह रहा है? विकल्प कह रहा है कि भाषा अधिगम को बाधित करता है। ये बाधित नहीं करता बल्कि सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या कहा जा रहा है, त्रुटियां सीखने का संकेतक है। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था जब चौथे ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा था कि बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो ये भी इस बात का संकेत दे रहा है कि बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है त्रुटि कब होगी? जब बच्चा प्रयास कर रहा होगा, और प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन हुआ वो अधिगम ही तो है। भले ही बच्चा असफल हो गया, लेकिन उसे कम से कम ये ज्ञात तो हुआ कि अगर मैं इस काम को इस प्रकार से कर रहा होता तो इस काम में सफल हो जाता। यानी कि ये क्या है? उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। भले ही इस बच्चे ने त्रुटि की थी, फिर भी वो उसने सीख लिया। यही तो कहा जा रहा है कि सीखने का संकेतक है त्रुटि। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जिन शब्दों को हम सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा। जब बच्चा भाषा को अर्जित किया होगा तो उसने कई शब्दों को सुना होगा, और जब वो प्राइमरी में गया होगा तो उन्हीं शब्दों को वो विद्यालय में अपनी किताब में पढ़ रहा होता है। जैसे कि उसने परिवेश में कुत्ता बिल्ली ये सभी शब्द सुने होंगे, और जब वो अपनी पुस्तक में इसी कुत्ता बिल्ली को देखता है, शब्दों को फिर से पढ़ता है, और जब उसकी फिर से परिवेश में पहचान करता है तो ये चीज़ें उसके लिए एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। यानी चीज़ों को समझना उसके लिए आसान हो जाता है। अंग्रेजी में एक्सेप्टेबल बोला जाता है और इसी को हिंदी में ग्राह्य बोला जाता है। ठीक है, ग्राह्य शब्द संपदा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निगेटिव सेंस में बोला गया है, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहला विकल्प दिया गया है, पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान पहले के अनुभव से जोड़ करके ही आगे की शिक्षा दी जाती है। तो ये विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया था। दूसरा देखिए, शब्दों, वाक्यांशों और भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पर पठन की बात की गई थी। पठन का मतलब ये होता है कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। ये बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। तीसरा देखिए, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना। यही तो पठन का मतलब होता है कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अब आपको सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में है। देखिए, पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, यही निगेटिव आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यानी कि ये बोला जा रहा है कि सबकी मातृभाषा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों को अंग्रेजी या फिर अन्य किसी भाषा की कक्षा में उनकी मातृभाषा को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग हो सकती है, और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा के बारे में शिक्षक को ज्ञान हो। क्योंकि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सरकारी स्कूल है, जिसमें पंजाब का भी बालक हो सकता है, उड़ीसा का भी बालक हो सकता है, साउथ का भी बालक हो सकता है। तो सबकी मदर टंग अलग है, और टीचर चूँकि यूपी का है तो वो केवल हिंदी जान रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी जान रहा होगा। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों की मातृभाषा का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को ही प्रेरित किया जाए। यानी कि बच्चे जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करें, और टीचर भी सामान्य भाषा का प्रयोग कर सकता है, जो कि एक तरीके से सामान्य भाषा कहने का मतलब कि जिसमें बच्चे लगभग कंफर्टेबल हों। जैसे कि धीरे धीरे जब बच्चों को आप पढ़ा रहे होंगे तो कोई तो एक ऐसा चीज़ होगा। कंफर्टेबल कहने का मतलब कि मान लीजिए आप हिंदी ही बोल रहे हैं, बच्चे को कविता पढ़ा रहे हैं कि एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो ये बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जरूरी ये जरूर बात है कि बच्चा हिंदी में सुन रहा होगा, लेकिन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए आप अपने हाथों और भाव भंगिमा का प्रयोग करके इसको बच्चे के समझ को विकसित कर सकते हैं। जैसे कि एक मोटा हाथी जब आया तो आप अपने दोनों हाथों को फैला करके मोटापे का इजहार कर सकते हैं। झूम करके चलना, उसी प्रकार से आप झूमते हुए चल करके बच्चे को दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद से
मकड़ी की जाल में जाकर के वो फंसा। तो और ये मकड़ी का जाल आप बच्चों को किनारे अगर कहीं जाला लगा होगा रूम में तो उसको दिखा सकते हैं कि मकड़ी का जाल, वो बच्चा समझ पाएगा। ये सब चीज़ें से वो कोरिलेट कर पाता है क्योंकि वो उसके परिवेश का हिस्सा है। अपने घर में वो छत पर देखा ही होगा मकड़ी का जाल कहीं ना कहीं। साथ ही साथ हाथी का इशारा करके आप नाक के पास अपने पूरे हथेली को ले जा करके हाथ को ले जा करके सूंड का इशारा कर सकते हैं कि हाथी की बात की जा रही है। तो ये सब क्या है? ये सहज भाषा है, सामान्य भाषा है कि भले ही आप बच्चे को हिंदी भाषा नहीं आ रही है, साउथ का बच्चा हो सकता है, पंजाब का बच्चा हो सकता है, उड़िया वाला बच्चा हो सकता है जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन एज ए टीचर आप टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी सामान्य भाषा का प्रयोग करके उसको समझा सकते हैं इस सभी चीज़ों को। तो यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि बच्चे की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं आप। तो बच्चों को यहाँ पर देखिए, अध्यापकों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दें। इच्छानुसार कौन सी भाषा का प्रयोग बच्चे करेंगे? जिसमें सहज होंगे, जो कंफर्टेबल होगा वही तो इस्तेमाल कर रहे होंगे। और प्राइमरी में बच्चे आए हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मातृभाषा का ही तो नॉलेज होगा जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहीं इससे जब बच्चे को आप उसकी मातृभाषा का प्रयोग करने देंगे तो निश्चित तौर पर उसमें वो सहज होंगे और आप भी सामान्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश जो हिंदी जो लैंग्वेज था उसके साथ साथ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव था और यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। तो ये विकल्प गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। बात करेंगे तीसरे विकल्प की, विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। बुनियादी चरण मतलब कि जो फंडामेंटल स्टेज था जिसमें बच्चे का 3 से 6 साल का आयु और कक्षा 1 और 2 आ रहा है, ठीक है, उसमें कहा जा रहा है कि जो बच्चे का शास्त्रीय भाषा है उसका प्रयोग करना अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ये विकल्प निगेटिव है, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। ये जरूर कहा गया है कि बच्चे का जो प्राइमरी शिक्षा होगा वो उसकी मातृभाषा में होगा, लेकिन अतिरिक्त विकल्प के रूप में नहीं कहा गया, इस वजह से ये विकल्प गलत है। तीसरा देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, ये भी गलत है क्योंकि त्रिभाषा कॉन्सेप्ट बोला तो गया है लेकिन वो सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए बोला गया है, जिसमें आपको एक विदेशी लैंग्वेज पढ़ाए जाने की बात की गई है, जिसमें आपकी मदर टंग तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते आ रहे होंगे, और एक तीसरी भाषा फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि जापानीज हो गया और चाइनीज हो गया, इनमें से कोई भी और भी बहुत सारे विदेशी लैंग्वेजेज हैं, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा और पढ़ना होगा सीनियर सेकेंडरी में। तो ये सीनियर सेकेंडरी में कहा गया है और त्रिभाषा के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा की बात नहीं की गई है, फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है, इस वजह से ये विकल्प हमारा गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। यह विकल्प बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी की अनुशंसा करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।